उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ड्राइविंग सीट पर गायकर जबकि साइड सीट पर सैंडी मौजूद थी। उकबी सीटों के नीचे एक स्याह रंग का थैला पड़ा हुआ था जिसमें इंतहाई ताकतवर मिसाइल गने और ताकतवर मिसाइलों की पूरी बेल्ट मौजूद थी। इनकी जीप तेजी से दौड़ती हुई चांगी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इन दोनों के चेहरे अपनी कामयाबी के ख्याल से चमक रहे थे। जूलिया ग्रीन कॉलोनी की एक कोठी के कमरे में इत्मीनान से बैठी हुई थी। ये कोठी उन्होंने हायर ना की थी, बल्कि इस कोठी के बाहर किराए के लिए खाली है का बोर्ड मौजूद था जिसके नीचे फ़ोन नंबर दर्ज थे। चूँकि यहाँ सियाहों को रिहाइशगाहें किराए पर दी जाती थी, इसलिए रिहाइशगाहें मुकम्मल तौर पर फर्निश्ड होती थी। इसलिए जूलिया ने यहीं रहने का फैसला किया और फिर जोसेफ ने उकबी तरफ से अंदर जाकर ना सिर्फ फाटक खोल दिया बल्कि बाहर मौजूद किराए के लिए खाली है कबोर्ड भी उतार कर अंदर फेंक दिया। जूलिया फाटक खुलते ही जीप अंदर ले आई और फिर जोसेफ ने फाटक बंद कर दिया। चूंकि उसने सारी रात तेज कार्रवाई की थी, इसलिए जूलिया को इस वक्त सख्त नींद आई हुई थी। लेकिन उससे ये भी मालूम था कि जोसेफ भी उसके साथ ही जागता रहा है, इसलिए उसने जोसेफ को ऑफर दी थी कि वो सो जाए जबकि वो पहरा देगी। लेकिन जोसेफ ने सोने से इनकार कर दिया। फिर इसके इसरार पर जूलिया अंदर बेडरूम में जाकर सो गई जबकि जोसेफ बाहर पहरा देता रहा। चूंकि जूलिया बेहद थकी हुई थी, इसलिए वो बहुत गहरी नींद सोई और फिर सुबह काफ़ी देर से उसकी आंख खुली और उसने उठकर पहले गुस्ल किया और फिर वो बाहर आ गई। अब वो अपने आप को खासा फ्रेश महसूस कर रही थी। फिर जूलिया जैसे ही सिटिंग रूम में जाकर बैठी, जोसेफ ने बाकायदा नाश्ता लाकर इसके सामने रख दिया। जूलिया के हैरान होने पर जोसेफ ने बताया कि वो राना हाउस में नाश्ता और खाना खुद तैयार करता है और यहाँ किचन में चूंकि ज़रूरत की हर चीज़ पहले से मौजूद थी, इसलिए उसने जूलिया के लिए भी नाश्ता तैयार कर दिया है। जूलिया ने जोसेफ का शुक्रिया अदा किया और फिर नाश्ता करने के बाद इसने चाय पी और फिर अपनी जैकेट की जेब से उसने सेल फोन निकाला और इस पर इमरान का नंबर प्रेस करके उसने राब्ते का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद राब्ता हो गया तो इसने इमरान को तफसील से बताया कि उसने मेकअप चेक करने और टारगेट को राख बना देने वाली मशीनरी भी तबाह कर दी है और सुपर एजेंट्स डेविक और पैगी और उनके दो साथियों को भी हला कर दिया है। तो इमरान ने उसे चांगी चेक पोस्ट के करीब पहुंच जाने का कह दिया ताकि इमरान और उसके साथी चांगी चेक पोस्ट क्रॉस करके उसे मिल जाएं और फिर वो सब इकट्ठे ही लाहौर को पहुंचकर आगे लेबॉर्ट्री की तबाही के लिए काम कर सकें। जूलिया ने ओके कहकर सेलफोन ऑफ कर दिया, लेकिन सेलफोन ऑफ होते ही सेलफोन के कोने पर एक सुर्ख रंग का बल्ब तेजी से जलने बुझने लग गया तो जूलिया बेइख्तियार उछल पड़ी। इस बल्ब के जलने बुझने का मतलब था कि ये कॉल ना सिर्फ कहीं सुनी गई है बल्कि उससे टैप भी किया गया है और इस बात ने जूलिया को बुखला दिया था। इस खसूसी सेलफोन में ऐसा निज़ाम मौजूद था कि अगर कॉल कहीं सुनी जाती तो सुर्ख बल्ब जल उठता और अगर कॉल को टेप किया जाता तो बल्ब मुसलसल चलने की बजाय जलने बुझने लग जाता। जूलिया ने तेजी से एक और बटन प्रेस कर दिया तो बल्ब जलना बुझना बंद हो गया। जोसेफ, जूलिया ने ऊंची आवाज में कहा। यस मैडम, जोसेफ की आवाज़ दरवाजे से ही सुनाई दी। अरे तुम आराम करने नहीं गए? सारी रात जागते रहे हो? जूलिया ने चौंक कर पूछा। मुझे बॉस ने आपके साथ भेजा है मैडम, और गुलाम का काम हिफाजत करना है और हिफाजत करने वाला सोता नहीं, जोसेफ ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो जूलिया ने बेइख्तियार एक गहरा सांस लिया। इमरान वाकई ही इंतहाई खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसे साथी नसीब हो गए, जूलिया ने तहसीन आमीज लहजे में कहा। यह गुलाम की खुशकिस्मती है मैडम कि उसे प्रिंस जैसा आका नसीब हो गया, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जूलिया बेइख्तियार मुस्कुरा दी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैंने अभी इमरान को फ़ोन कॉल की है और ये कॉल ना सिर्फ कहीं सुनी गई है बल्कि टेप भी की गई है। अब ये कैसे मालूम होगा कि कहाँ ये कॉल सुनी गई है? जूलिया ने कहा। मैं अभी मालूम कर लेता हूँ मैडम, जोसेफ ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। कैसे मालूम करोगे? जूलिया ने हैरत भरी लहजे में कहा। यह सेलफोन राना हाउस से लाया गया है मैडम, और ये स्पेशल सेलफोन है। इसमें ऐसी खसूसियात मौजूद हैं कि आप इस बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं अभी आ रहा हूँ, जोसेफ ने कहा और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। हैरत है, इमरान ने इसकी किस अंदाज में ट्रेनिंग की है कि ये इस कदर जदीद आलात को भी इस अंदाज में समझता है, जूलिया ने हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद जोसेफ अंदर दाखिल हुआ तो इसके हाथ में एक तहशुदा कागज़ था। ये क्या है? जूलिया ने पूछा। ये लॉर्गो का नक्शा है, मैंने बतौर सियाह एक बुक स्टॉल से ख़रीदा था, जोसेफ ने जवाब दिया। इसका क्या करोगे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इससे मैं इस सेल फोन में फीड करूंगा और फिर आसानी से पता चल जाएगा कि हमारी कॉल अगर लॉर्गो में सुनी गई है तो कहाँ, और अगर लॉर्गो में नहीं सुनी गई तो फिर मज़ीद सोचेंगे। जोसेफ ने जवाब दिया तो जूलिया के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब?
کیا اس سیل فون میں ایسا سسٹم ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس میڈم، میں نے بتایا تو ہے کہ اس میں خاصے سسٹم موجود ہیں، جوزف نے کہا۔ تمہیں ایسے پیچیدہ آلات کی سمجھ کیسے آ جاتی ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ رانا ہاؤس میں ایسے سسٹم موجود ہیں کہ آپ شاید تصور بھی نہ کر سکیں، اس لیے باس نے اس معاملے میں مجھے باقاعدہ ٹریننگ دی ہے، جوزف نے جواب دیا۔ تو جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، جبکہ جوزف سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے سیل فون نکال کر اپنے سامنے رکھا اور پھر نقشہ کھول کر اس نے میز پر پھیلا دیا۔ اس کے بعد اس نے سیل فون کے مختلف بٹن پریس کیے اور پھر سیل فون کو اٹھا کر اس نے ایک سائٹ کے نقشے پر اس طرح رکھنا شروع کر دیا جیسے کیمرے سے اس نقشے کی فلم تیار کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سیل فون سیدھا کیا، پھر اس کے مختلف بٹن پریس کر دیے۔ اس نے یہ تمام کام اس قدر تیزی اور مہارت سے کیا کہ جولیا حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج تک وہ یہی سمجھتی رہی کہ جوزف بس افریقی وچ ڈاکٹروں اور افریقی رسم و رواج کا ہی ماہر ہے، لیکن آج وہ اس انداز میں کام کرتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اسے جوزف سے زیادہ عمران کے بارے میں سوچ کر حیرت ہو رہی تھی کہ جس نے جوزف جیسے آدمی کے اس انداز میں ٹریننگ کی تھی۔ جوزف نے جیسے ہی سیل فون کے مختلف بٹن پریس کیے تو سیل فون کے نچلے حصے کے ایک بڑے چوکھٹے میں سکرین سی روشن ہو گئی اور جولیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس پر لارگو کا نقشہ موجود تھا۔ ویری گڈ جوزف، تم واقعی ماہر انجینئر ہو، جولیا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ میں باس کا غلام ہوں میڈم، اور بس، جوزف نے جواب دیا اور ایک بار پھر سیل فون کے 2 بٹن پریس کیے تو سکرین پر ایک سرخ رنگ کا نقطہ نمودار ہوا اور تیزی سے چلتا ہوا نقشے پر ایک کونے میں جا کر رک گیا۔ جوزف نے اس جگہ کو جہاں نقطہ ٹھہرا تھا غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ایگل ہاؤس مارجونا روڈ، جوزف نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن پریس کر کے سیل فون کی سکرین کو آف کر دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہماری کال ایگل ہاؤس مارجونا روڈ پر کیچ کی گئی ہے، جولیا نے کہا۔ یس میڈم، جوزف نے جواب دیا۔ کیا تم نے یہ جگہ دیکھی ہوئی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ میں تلاش کر لوں گا اور یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح ہم نے اس جگہ کو ٹریس کر لیا ہے، اس طرح جن لوگوں نے کال کیچ کی ہے انہوں نے بھی ہماری یہ جگہ ٹریس کر لی ہے، جوزف نے کہا۔ تو جولیا بے اختیار اچھل پڑی۔ یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ میں تو اسے بس عام سا سیل فون سمجھ رہی تھی، مجھے تو صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ اگر کہیں اس سیل فون کی کال سنی جائے گی یا ٹیپ کی جائے گی تو یہ بلب کوشن دے گا، جولیا نے کہا۔ میڈم، جو نقطۂ نقشے میں نظر آ رہا تھا اگر وہ جلتا بجھتا تو اس کا مطلب تھا کہ لوکیشن چیک نہیں کی گئی، اور اگر نقطہ مسلسل جلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوکیشن چیک کی گئی ہے، جوزف نے کہا۔ اوہو، پھر تو ہم یہاں خطرے میں ہیں، جولیا نے یکلخت اٹھ کر کھڑی ہوتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، ہم سے واقعی حماقت ہوئی۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ کال چیک کی گئی ہے تو ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، جولیا نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جیپ میں بیٹھ کر اس کوٹھی سے نکل گئے۔ اب اس ایگل ہاؤس کو تلاش کرو، جولیا نے کہا تو جوزف نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ چونکہ نقشے کو دیکھ چکا تھا اس لیے اس کے ذہن میں نقشہ پوری طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک سڑک پر پہنچ گئے جس پر رہائش گاہیں موجود تھی، اور پھر ایک جگہ جوزف نے جیپ روک دی۔ میڈم، سامنے عمارت میرے خیال میں ایگل ہاؤس ہے کیونکہ اس کے اوپر ایگل بنا ہوا ہے، جوزف نے کہا۔ ہاں یہی ہوگی، تم یہاں ٹھہرو، میں اندر چیکنگ کرتی ہوں، جولیا نے کہا۔ نہیں میڈم، آپ یہیں ٹھہریں، میں اندر ٹرائی کرتا ہوں، جوزف نے کہا، اور جیپ سے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، جبکہ جولیا ہونٹ بھینچے جیپ کی سائیڈ سیٹ پر ہی بیٹھی رہی۔ اس کی نظریں اس عمارت کے پھاٹک پر جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے پھاٹک کو کھلتے دیکھا تو وہ چونک پڑی۔ بڑا پھاٹک کھلا اور جوزف باہر آ گیا تو جولیا تیزی سے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر کھسک گئی۔ اس نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ جب وہ جیپ لے کر عمارت کے اندر پہنچی تو اس کی ناک سے ہلکی سی نامعلوم سی بو ٹکرائی تو وہ سمجھ گئی کہ جوزف نے اندر پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی ہے جس کا اثر اب ختم ہو چکا ہے، البتہ ہلکی سی بو فضا میں موجود تھی۔ جوزف نے اس دوران پھاٹک بند کر کے جیپ کے قریب پہنچ گیا۔ اندر ایک آدمی ہے جو ایک جدید ساخت کے کال کیچر کے سامنے موجود ہے، جوزف نے کہا۔ اچھی طرح پوری کوٹھی چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ نیچے تہہ خانے ہوں، جولیا نے کہا۔ یس میڈم، جوزف نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ جولیا ایک کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں واقعی میز پر ایک بڑا ٹرانسمیٹر اعلیٰ نما موجود تھا جس کے سامنے کرسی پر ایک دیو ہیکل نیگرو ڈھلکے ہوئے انداز میں پڑا تھا۔ میز پر شراب کی ایک بڑی بوتل بھی پڑی تھی جو آدھی سے زیادہ شراب سے بھری تھی۔ اس نے سرسری سی نگاہ کمرے میں ڈالی اور پھر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔
यहाँ भी मेज़ पर शराब की बोतल और 2 गिलास पड़े थे। जूलिया ने एक गिलास को उठाकर उसके किनारों को गौर से देखा। इसका मतलब है कि यहाँ एक औरत भी रही है, जूलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा और गिलास वापस मेज़ पर रख दिया। फिर वो वापस इस कमरे में पहुंच गई जहां वो नेग्रो बेहोश पड़ा हुआ था। उसी लम्हे जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में रस्सी का बंडल था। कोठी खाली पड़ी है मैडम, जोसेफ ने कहा। ठीक है, अब इसे कुर्सी से बांध दो, अब बाकी बातें ये बताएगा, जूलिया ने कहा तो जोसेफ ने असबात में सर हिला दिया। फिर उसने रस्सी का बंडल खोला और इस नेग्रो को रस्सी की मदद से कुर्सी के साथ अच्छी तरह जकड़ दिया। अब उसे होश में ले आओ, जूलिया ने कहा। वो इसी नेग्रो की साइड में मौजूद कुर्सी पर बैठ गई थी। जोसेफ ने इस नेग्रो को बांधने के साथ साथ इसकी कुर्सी का रुख भी तब्दील कर दिया था, इसलिए अब इस नेग्रो का रुख जूलिया की तरफ था। जोसेफ ने जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली और इसका ढक्कन हटाकर उसने उसका दहाना इस नेग्रो की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटाकर इसका ढक्कन बंद किया और उसे वापस जेब में डालकर वो पीछे हटा और जूलिया की कुर्सी के करीब खड़ा हो गया। यहाँ से चांगी चेकपोस्ट का रास्ता कितना होगा? अचानक जूलिया ने पूछा। 2 घंटे तो लग ही जाएंगे मैडम वहाँ पहुँचने में, जोसेफ ने जवाब दिया तो जूलिया ने असबात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इस नेग्रो ने कराहते हुए आंखें खोल दी। फिर उसने बेइख्तियार कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने के बाद उसने होंठ भींचकर इधर उधर देखा। फिर उसकी नज़रें सामने कुर्सी पर बैठी हुई जूलिया और उसके साथ खड़े जोसेफ पर चमक गई। क्या नाम है तुम्हारा? जूलिया ने बड़े सख्त लहजे में पूछा। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गए? इस नेग्रो ने जूलिया के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल करते हुए कहा तो जूलिया की कुर्सी के साथ खड़ा जोसेफ यकलख्त बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे कमरा इस नेग्रो के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से अपनी एक अकड़ी हुई उंगली इसकी आंख में मार दी। अब अगर मैडम के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल किया तो दूसरी आंख भी निकाल दूंगा, जोसेफ ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। उसके साथ उसने खून आलूद उंगली को इस नेग्रो के लिबास से साफ किया। फिर वो पीछे हटकर एक बार फिर जूलिया की रस्सी के साथ खड़ा हो गया। नेग्रो अब करा रहा था। उसकी इकलौती आंख गहरी सुर्ख हो गई थी और चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मसक सा हो गया था। बोलो क्या नाम है तुम्हारा? जूलिया ने कहा। गौसिक, गौसिक, नेग्रो ने जवाब देते हुए कहा। तुमने फ़ोन कॉल टैप की थी, जूलिया ने कहा तो गौसिक बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह, तो तुमने वो कॉल की थी, मगर तुम वहाँ गए नहीं जहाँ तुम्हें बुलाया गया था, गौसिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे साथी जिनमें एक औरत भी है, वो कब वहाँ जाने के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं? जूलिया ने कहा तो गौसिक की इकलौती आंख में हैरत के तासुरात उभर आए। तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि गायकर और सैंडी वहाँ गए हैं? गौसिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने फिर सवाल कर दिया। क्या तुम अंधे होना चाहते हो? हालांकि हम तुम्हें इस हालत में छोड़कर वापस जाने का सोच रहे हैं क्योंकि तुम हमारे लिए छोटी मछली हो, जूलिया ने कुर्राते हुए लहजे में कहा। मैं वाकई ही छोटी मछली हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ ना कहो, गौसिक ने कहा। तो फिर तफसील बताओ कि गायकर और सैंडी कौन हैं? ये सुन लो कि हमें मालूम है हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसलिए गलत बयानी मत करना वरना तुम्हें ये ले डूबेगी, जूलिया ने सर्द लहजे में कहा। हमारा ताल्लुक काराकास से है। हमें ब्लैक थंडर ने यहाँ पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ हायर किया है। गायकर इंचार्ज है, इसके साथ इसकी नाइब सैंडी और मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ ब्लैक थंडर के काम करने वाले डेविक और उसकी बीवी पैगी और स्काई नाइट क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर रूथम को हलाक कर दिया गया है। फिर एक फ़ोन कॉल मैंने कैच करके टैप कर ली। इसके बाद गायकर और सैंडी चांगी चले गए। मैं यहाँ इसलिए रुक गया हूँ ताकि अगर दोबारा कॉल हो तो मैं उन्हें ट्रांसमीटर पर इतला दे सकूँ, गौसिक ने तफसील से बात करते हुए कहा। दूसरी कॉल क्या ज़रूरी थी? जूलिया ने पूछा। बॉस गायकर का ख्याल था कि पाकिस्तानी एजेंट बेहद होशियार हैं, वो अचानक प्लानिंग बदल सकते हैं, गौसिक ने जवाब देते हुए कहा। किस नंबर पर तुमने इतला देनी थी? जूलिया ने पूछा तो गौसिक ने नंबर बता दिया। क्या इनके पास भी ऐसा ही कॉल कैचर है? जूलिया ने पूछा। नहीं, आम फ़ोन है। अगर ऐसा होता तो फिर मुझे यहाँ रहने की क्या ज़रूरत थी, गौसिक ने जवाब देते हुए कहा। तुम इसे उठाकर साथ भी तो ले जा सकते थे, जूलिया ने कहा। इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है, गौसिक ने जवाब देते हुए कहा। जोसेफ, फ़ोन निकालो और इसके बताए हुए नंबर प्रेस करके इसकी बात कराओ। और सुनो गौसिक, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो गायकर को बताओ कि दोबारा कॉल हुई है जिसके मुताबिक अब पाकिस्तानी एजेंट हेलीकॉप्टर पर यहाँ पहुँच रहे हैं।
جولیا نے کہا۔ اس طرح وہ راستے سے ہی واپس آ جائیں گے۔ میڈم اور ہم اتنی دیر تک یہاں نہیں رہ سکتے، ادھر باس بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ جوزف نے جیب سے فون نکالتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ پاکیشیائی تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے ذہن میں یہ خیال نہ آیا تھا، جولیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ گائیکر اور سینڈی کس چیز پر گئے ہیں؟ جولیا نے گوسک سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جیپ پر، گوسک نے جواب دیا۔ کیا تفصیل ہے اس جیپ کی؟ جولیا نے پوچھا تو گوسک نے تفصیل بتا دی، اور پھر جولیا کے مزید پوچھنے پر اس نے گائیکر اور سینڈی کے حلیے اور قد و قامت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ جب اسے اس کی ایک آنکھ نکلی تھی وہ تیر کی طرح سیدھا ہو گیا تھا۔ پھر جب جولیا نے اسے چھوٹی مچھلی قرار دے کر زندہ رکھنے کی خوشخبری سنائی تو وہ اب اس طرح تمام سوالوں کا جواب دے رہا تھا جیسے وہ گائیکر اور سینڈی کی بجائے اس کا ساتھی ہو۔ تم نے ہاتھ کھول لیے ہیں لیکن ابھی رسیاں کھولنی باقی ہیں، اچانک جولیا نے کہا تو جوزف بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اوہ میڈم، واقعی اس نے ہاتھ کھول لیے ہیں، جوزف نے گاسک کے اکم میں جا کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کے بازوؤں کی معمولی سی حرکت میں نے مار کر لی تھی، جولیا نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل نکال لیا۔ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، گوسک نے یکلخت رو دینے والے لہجے میں کہا۔ تم نے یہ حرکت کر کے اپنی ذہنیت ظاہر کر دی، ورنہ ہم تمہیں بے ہوش کر کے چلے جاتے، جولیا نے سرد لہجے میں کہا۔ جوزف جولیا کی مشین پسٹل نکالتے ہی ایک طرف ہٹ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جولیا نے ٹریگر دبا دیا، اور تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی گوسک کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا، لیکن اسے زیادہ چیخنے اور تڑپنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس کی اکلوتی آنکھ بھی بے نور ہو گئی۔ کیا ضرورت تھی؟ گوسک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی نگاہ تو مجھ سے بھی تیز ہے میڈم، میں نے اس کی حرکت مارک نہیں کی تھی، جوزف نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ تم نے اس انداز میں اسے دیکھا نہ ہوگا۔ بہرحال اب ہمیں عمران کو اس سلسلے میں بریف کرنا ہوگا۔ فون مجھے دو، جولیا نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون جیب سے نکال کر جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ گائیکر اور سینڈی جیپ میں بیٹھے چانگی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک جیپ کے ڈیش بورڈ میں سے ٹرانسمیٹر کال مخصوص آواز سنائی دی تو گائیکر اور سینڈی دونوں چونک پڑے۔ گائیکر نے جیپ کو ایک سائیڈ پر کر کے روک دیا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ میں نصب خصوصی کیچر آن کر دیا۔ ہیلو جولیانا کالنگ، بار بار ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیا تم نے کال کیچر کو پہلے سے 0 فریکوینسی پر ایڈجسٹ کیا ہوا تھا؟ سینڈی نے کہا۔ ہاں، میرا خیال تھا کہ اگر دوبارہ کال ہو تو ہم خود ہی اس سے سن لیں، ہو سکتا ہے کہ گوسک پوری تفصیل نہ بتا سکے، گائیکر نے جواب دیا۔ یس، پرنس آف ڈھم اٹینڈنگ یو، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پرنس آپ اس وقت کہاں ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ ہم کرامبی سے باہر آ چکے ہیں اور 2 گھنٹے بعد چانگی چیک پوسٹ پر پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ بولنے والے کے لہجے میں ہلکی سی حیرت موجود تھی۔ ہم ابھی لورگو میں ہی ہیں، میں نے پہلے جو کال تمہیں کی تھی وہ یہاں ایک گروپ نے کیچ کر لی تھی۔ جوزف کی مہارت کی وجہ سے ہم نے اس کا پوائنٹ چیک کر لیا، اور پھر ہم وہاں پہنچے تو یہاں ایک گاسک نامی نیگرو موجود تھا، اور وہاں ایک انتہائی جدید ساخت کا کال کیچر موجود تھا، جولیا نے کہا تو گائیکر اور سینڈی دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ اوہ، پھر دوسری طرف سے کہا گیا، میں نے سے معلومات حاصل کر لی ہیں، ان کا تعلق ایک بین الاقوامی تنظیم غراقہ سے ہے، اور بیٹی نے انہیں یہاں ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے ہائر کیا ہے۔ اس نیگرو کے ساتھ ایک مرد گائیکر اور ایک عورت جس کا نام سینڈی ہے آئے ہوئے ہیں، اور پہلی کال کیچ ہونے کے بعد یہ دونوں نیگرو اس نیگرو گاسک کی وہاں چھوڑ کر خود چانگی چیک پوسٹ پر گئے ہیں تاکہ ہماری جیپوں کو میزائلوں سے اڑا دیا جائے، جولیا نے کہا تو گائیکر نے بھی اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ اوہ، ویری بیڈ، کیا حلیے ہیں ان کے اور ان کے بارے میں مزید تفصیلات کیا معلوم ہوئی ہیں؟ پرنس آف ڈھم نے کہا تو جولیانا نے نہ صرف جیپ کے بارے میں تمام تفصیل بتا دی بلکہ گائیکر اور سینڈی کے حلیے اور قد و قامت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ پرنس آف ڈھم نے پوچھا۔ جیسے تم کہو، جولیا نے کہا۔ تم وہیں رکو، ہم راستے میں خود ہی ان سے نپٹ لیں گے۔ تم کہاں موجود ہو؟ پرنس نے کہا تو جولیا نے اسے ایگل ہاؤس مارچونا روڈ کا ایڈریس بتا دیا۔ ٹھیک ہے، جوزف کی کیا پوزیشن ہے؟ پرنس نے پوچھا۔ وہ بے حد شاندار جا رہا ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ اس کی قوت شامہ کو استعمال کر کے چانگی پہنچ جاؤ، تمام کام آسانی سے ہو جائے گا، پرنس نے کہا۔ ٹھیک ہے، جولیا نے کہا تو دوسری طرف سے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی گائیکر نے بھی کال کیچر آف کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ تو ہماری رہائش گاہ پر بھی پہنچ چکے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہیں کیسے پتا چلا؟ اور پھر گاسک تو خاصا تربیت یافتہ اور تیز آدمی ہے، وہ کیسے ان کے ہاتھ لگ گیا؟ سینڈی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
इस बात से तुम इनकी कारकर्दगी को समझ सकती हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने कॉल कैचर को 0 फ्रिक्वेंसी पर एडजस्ट कर रखा था, ताकि अगर दोबारा कॉल हो तो हम खुद भी उसे सुन सकें। और हमने ये कॉल सुन ली, वरना हम तो पके हुए फलों की तरह इनकी झोली में जा गिरते। गायकर ने कहा, ये कुव्वत शामा के इस्तेमाल से प्रिंस का क्या मतलब था? सैंडी ने कहा, ये बात मेरी समझ में भी नहीं आई। बहरहाल अब हमने इनको ट्रैप भी करना है और इनका खात्मा भी करना है, और हमारे पास काफ़ी वक्त मौजूद है। गायकर ने कहा। उसके साथ ही उसने जीप की सीट से पुश लगाकर आंखें बंद कर ली। हमें इस जीप को कहीं छोड़ना होगा, इसकी तफसीलात उन तक पहुंच चुकी हैं। सैंडी ने कहा, हाँ ठीक है, इस तरह यकीनी तौर पर काम हो जाएगा। गायकर ने आंखें खोलकर सीधा होते हुए कहा, क्या सोचा है? सैंडी ने चौंक कर पूछा। इन दोनों पार्टियों के दरमियान ये तय हुआ है कि वो चांगी चेक पोस्ट के बाद एक दूसरे से मिलेंगी। उसके मुताबिक चूंकि हमने इनकी पहली कॉल सुनी हुई है, इसलिए हम इनका खात्मा चांगी चेक पोस्ट के बाद ही कर सकते हैं। चनाचा चांगी चेक पोस्ट तक पहुंचने तक ये बेफिक्र रहेंगे, जबकि हम चांगी चेक पोस्ट से आगे जाकर किसी मोड़ पर पैक्टिंग कर लेंगे। इस तरह पहले इस प्रिंस और उसके साथियों का खात्मा हो जाएगा, फिर चांगी चेक पोस्ट से वापस आकर इस जूलियाना और जोसेफ का खात्मा कर देंगे। गायकर ने कहा, लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि वो लोग कौन सी जीप में आ रहे हैं? सैंडी ने कहा तो गायकर चौंक पड़ा। इसकी पेशानी पर लकीरें सी उभर आई थी। ओहो, वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है। हमारी जीप की तफसीलात उन तक पहुंची हैं, उनकी जीप की तफसीलात का तो हमें इल्म नहीं, और ना ही ये मालूम है कि प्रिंस के साथ कितने लोग हैं। गायकर ने कहा, चेक पोस्ट पर तो ये रुकेंगे, वहाँ चेकिंग कर लेंगे। सैंडी ने कहा, नहीं, ये लोग वहाँ हमला भी कर सकते हैं। ओ ठीक है, अब यही सूरत हो सकती है। गायकर ने कहा, क्या? सैंडी ने चौंक कर कहा, हम ये जीप रूट के करीब साइड पर रोक देंगे। चूंकि इस जीप के बारे में तफसीलात इन तक पहुंच चुकी हैं, इसलिए इस जीप को देखते ही ये लोग रुक जाएंगे और चेकिंग करेंगे। इस तरह हमें हतमी तौर पर मालूम हो जाएगा कि यही हमारे मतलूबा अफराद हैं। गायकर ने कहा, ओह वाकई तुम्हारी ये तजवीज़ दुरुस्त है। सैंडी ने भी इसकी तायद करते हुए कहा, इस जूलियाना और जोसेफ से बाद में जाकर निपटा जा सकता है, और अगर इन दोनों के दरमियान मज़ीद कोई कॉल हुई तो वो भी हम सुन लेंगे। गायकर ने कहा तो सैंडी ने अस्बात में सर हिला दिया। फिर गायकर ने जीप आगे बढ़ा दी। चांगी चेक पोस्ट पर उन्होंने सिर्फ जीप में बैठे बैठे अपने खसूसी कार्ड दिखाए और उन्हें आगे करा भी जाने की इजाज़त दे दी गई, जबकि पोस्ट से काफ़ी फासले पर एक मोड़ आता था। गायकर ने इसी मोड़ पर काफ़ी पहले ही जीप को साइड पर करके रोक दिया। तुम मिसाइल गन लेकर सड़क की दूसरी तरफ किसी दरख्त पर बैठ जाओ, मैं इसी तरह बैठूंगा। फिर जैसे ही फायर खोलूं तो तुम भी फायर खोल देना। उन्हें किसी सूरत भी बचकर नहीं जाना चाहिए। गायकर ने कहा, लेकिन इस दौरान अगर कोई ट्रांसमीटर कॉल आई तो हम कैसे सुनेंगे? सैंडी ने कहा, अब कॉल हुई भी सही, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आना तो बहरहाल उन्होंने है ही। गायकर ने कहा, तो फिर कॉल कैचर ऑफ कर दो, ऐसा ना हो कि वो जब यहाँ पहुँचे तो कॉल आना शुरू हो जाए, इस तरह वो चुकन्ना हो जाएंगे। सैंडी ने कहा, ठीक है। गायकर ने कहा और कॉल कैचर ऑफ करके वो जीप से नीचे उतर आया। दूसरी तरफ से सैंडी भी नीचे उतर आ गई। फिर जीप का उकवी दरवाज़ा खोलकर इन्होंने उकवी तरफ पड़े हुए बड़े से थैले में से मिसाइल गनें निकाल दी। इन मिसाइल गनों में मिसाइलों की पूरी बेल्ट चलती थी, इसलिए इस गन से मुसलसल 10 मिसाइल फायर किए जा सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने मशीन गनें भी निकाल ली और फिर एक एक मशीन गन कांधे से लटका कर वो मिसाइल गनें हाथों में उठाए सैंडी तो सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ कुछ फासले पर दरख्तों के एक झुंड में चली गई, जबकि गायकर कुछ फासले पर मौजूद दरख्तों के एक झुंड में पहुंच गया। उसने एक ऐसे दरख्त का इंतखाब किया जो खासा घना भी था और जिस पर बैठकर वो सड़क को ना सिर्फ पूरी तरह मोड़ तक चेक कर सकता था, बल्कि खुद भी दूसरों की नज़रों से महफूज रह सकता था। फिर इस दरख्त पर चढ़कर उसने एक मुनासिब जगह का इंतखाब किया और इस अंदाज में दरख्त की मोटी टहनी पर बैठ गया कि आसानी से मिसाइल गन और मशीन गन इस्तेमाल कर सके। अब जाहिर है से बाकी शियाई एजेंटों का इंतजार था। जूलिया ने इमरान को कॉल करके फ़ोन ऑफ किया, लेकिन इसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात नुमाया थे। इमरान ने पहले से वहीं रुकने का इशारा किया और फिर जोसेफ की कुव्वत शामा के इस्तेमाल की हिदायत देकर चांगी आने का कह दिया। जूलिया ने एक बार तो सोचा कि इमरान से तफसील मालूम कर ले, लेकिन फिर उसने इसलिए इरादा बदल दिया था कि इमरान के साथ लामाहला, सालेहा और दूसरे साथी मौजूद होंगे। जूलिया इनके सामने शर्मिंदा ना होना चाहती थी, लेकिन हकीकत यही है कि बावजूद कोशिश के वो इमरान की बात समझ ना सकी थी और अब वो सोच रही थी कि इस तरह उलझने से बेहतर था कि वो इससे वसाहत मांग लेती। फिर चंद लम्हों बाद उसने इमरान को दोबारा कॉल करने का फैसला किया और दोबारा ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जोसेफ जो दरवाजे से बाहर खड़ा था तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। मैडम, आप बॉस को दोबारा कॉल कर रही हैं शायद?
जोसेफ ने कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जूलिया ने चौंक कर पूछा। आपका अंदाज और चेहरे के तासुरात बता रहे हैं मैडम कि आप बॉस की किसी बात पर उलझ गई थी। जोसेफ ने कहा। हाँ, तुम्हारी रीडिंग वाकई ही दुरुस्त है। इमरान ने पहले मुझे यहाँ रुकने का कहा और फिर तुम्हारी कुव्वत शामा इस्तेमाल करके वहाँ आने का कहा। इसका क्या मतलब हुआ? जूलिया ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैं बॉस का गुलाम हूँ मैडम, आप मुझसे पूछ लिया करें। जोसेफ ने जवाब दिया तो जूलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब? तुमसे क्या पूछ लिया करूं और क्यों? जूलिया ने हैरत और कदरे गुस्से ले लहजे में कहा। मैडम, बॉस का मतलब था कि मैं इस गायकर और सैंडी की बू सूंघता हुआ चांगी चेक पोस्ट पर पहुंचूं और उनका सुराग लगाकर इनका खात्मा कर दूं। जोसेफ ने जवाब दिया तो जूलिया बेख्तियार उछल पड़ी। मगर क्यों? इसकी वजह जबकि वो खुद इनका खात्मा वहाँ कर सकता है। जूलिया ने कहा। मैडम, बॉस अपना इरादा बगैर किसी वजह के तब्दील नहीं किया करते। उन्होंने पहले हमें यहाँ रुकने का कहा, लेकिन फिर इरादा बदल दिया और हमें हुक्म दिया कि हम उनकी बू सूंघते हुए इनसे टकराएं। इसका मतलब है कि बॉस को इस दौरान इल्म हो गया कि कॉल कहीं सुनी जा रही है और इस सूरत में गायकर और सैंडी दोनों अलर्ट हो चुके होंगे। और चूंकि वो तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए लामहाला उन्होंने बॉस और उसके साथियों के खिलाफ वहाँ ट्रैप बिछा देना है। इसलिए बॉस ने हमें हुक्म दिया है कि चूंकि बॉस की तरह हमने भी उन्हें नहीं देखा हुआ, इसलिए हम सूंघने की कुव्वत इस्तेमाल करके उनका आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। और अगर वो कॉल सुन रहे होंगे तो जिस तरह आप कुव्वत शामा के अल्फाज का मतलब नहीं समझ सकी, इस तरह वो भी ना समझ सके होंगे और मार खा जाएंगे। जोसेफ ने तफसील से जवाब देते हुए कहा तो जूलिया इस तरह हैरत भरी नज़रों से जोसेफ को देखने लगी जैसे वो जोसेफ की बजाय किसी और को देख रही हो। हैरत अंगेज, तुम तो इमरान से भी ज़्यादा ज़हीन हो। जूलिया ने भी इख्तियार एक तवील सांस लेते हुए कहा। नहीं मैडम, बॉस अजीम है और मैं तो सिर्फ उसका ग़ुलाम हूँ, और चूँकि ग़ुलाम का फ़र्ज़ है कि बॉस की बातें समझे, इसलिए मैं समझ लेता हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैं बॉस का ग़ुलाम हूँ। जोसेफ ने जवाब दिया। Like, comment, share, press the bell icon